8वीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे अध्याय 1 फसल उत्पाद एवं प्रबंध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने विभिन्न कृषि पद्धतियों के बारे में जाना और पिछले वीडियो में हमने देखा कि फसल उत्पादन के लिए हम किस प्रकार अपने खेत को तैयार करते हैं, हम किस प्रकार खेत की मिट्टी को तैयार करते हैं और उसके लिए किस प्रकार के औजारों की हमें आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन काल में हम किस प्रकार के औजार इस्तेमाल करते थे और आजकल हम किस प्रकार के कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं, यह भी हमने पिछले वीडियो में जाना था। आइए अब उससे आगे बढ़ते हैं और फसल उत्पादन की आगे की प्रक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं बुआई की। बुआई फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। उसके लिए हमें अच्छे बीजों की आवश्यकता होती है। अच्छे बीज यानी कि जो अच्छी फसल दे पाएं। उसके लिए बीजों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। परंतु क्या हम यह जांच सकते हैं कि कोई बीज स्वस्थ है या नहीं? उसके लिए आप एक बिल्कुल साधारण सा क्रियाकलाप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपकी माता आपके लिए भोजन बनाती है, उस दौरान वो दाल को धोने के लिए किसी बर्तन में डालती है, तो आप देखते हैं कि दाल के कुछ दाने ऊपर तैरते हैं और कुछ पानी के अंदर डूब जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि ऊपर तैरने वाली चीज हल्की है। वह हल्की क्यों हुई? अगर कोई दाना या बीज स्वस्थ नहीं होगा तो वह ऊपर तैरेगा, यानी कि वह हल्का होगा और हल्का होने की वजह से ऊपर तैरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर तैरने वाले दाने या बीज स्वस्थ नहीं हैं, जबकि जो नीचे डूब गए हैं पानी के अंदर वो स्वस्थ हैं। यह एक आसान सा तरीका है स्वस्थ बीज छांटने का। यही आपकी माता भी भोजन बनाते वक्त करती है। आप इसके लिए किसी दूसरे तरह के अनाज को भी ले सकते हैं। वहां पे भी आप देखेंगे कि जो दाने या अनाज स्वस्थ नहीं था वह ऊपर तैर रहे हैं, जो हल्के हैं वह ऊपर तैर रहे हैं और जो स्वस्थ हैं या भारी हैं वो पानी के अंदर डूब गए हैं। इस प्रकार से हम स्वस्थ बीजों का चयन कर सकते हैं और हमारी फसल भी अच्छी हो सकती है। अब बात करते हैं कि उसको खेत में बोया कैसे जाए। उसके लिए हमें एक एक दाने को जमीन के अंदर डालना होगा। जो खेत हमने तैयार किया था, जिसकी मिट्टी हमने तैयार की थी, जिसको हमने कल्टीवेटर से या अन्य यंत्रों से खेत को तैयार किया था, उसके अंदर अब हमें इन बीजों को डालना है। बीज मिट्टी के नीचे दबा हुआ होना चाहिए। उसके लिए हम विशेष प्रकार के यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। आइए आपकी पाठ्य पुस्तक में बने हुए इस चित्र के सहारे हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से बीजों को बोया जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे यह किसान अपने हाथों से इस कीपनुमा संरचना के अंदर बीज डाल रहा है। आप यह देख सकते हैं, यहाँ पे ये है छोटे छोटे बीज आपको दिखाई दे रहे हैं। वह यंत्र में इसमें डालेगा और यह यंत्र नीचे एक पाइप के साथ हल के साथ जुड़ा हुआ है। हल यहाँ से मिट्टी को हटाएगा और यह इस पाइप के द्वारा बीज नीचे तक जाएंगे। अब बीज जब नीचे पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो हल द्वारा क्योंकि मिट्टी दी गई थी, इस वजह से बीज उस जमीन पे पहुंचेगा और जैसे ही हल यहाँ से दूर चला जाएगा, वापस उसके ऊपर कुछ वांछित मात्रा में जितनी गहराई हमने सेट की थी या जितनी गहराई हमने तय की है, उतनी ही गहराई पे बीज आसानी से इसके अंदर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम आसानी से किसी भी खेत के अंदर बीजों की बुआई कर सकते हैं। यह एक परंपरागत औजार है, परंपरागत जो कि काफी लंबे समय से चला आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बैल हैं और एक आदमी अपने हाथ से इस तरीके से बीजों की बुआई कर रहा है। तो इस प्रकार से हम बीजों की बुआई कर सकते हैं। परंतु आधुनिक समय में बीजों के लिए हम बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं।
वह कैसी होती है, आइए उसको भी देखते हैं। यहाँ पर यह चित्र सीड ड्रिल का है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यह समान दूरी के ऊपर लगे हुए हैं और इनकी गहराई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हैं जो नुकीले जो हलनुमा संरचना है, ये जो जमीन के अंदर धंस जाती है, जिसको हमने पिछले वीडियो में जाना था, तो यह जमीन के अंदर जाती है और वह एक समान दूरी के ऊपर बनी हुई है और एक समान गहराई पर भी। तो इस प्रकार से एक साथ हम बहुत सारे बीजों को एक साथ एक जैसी गहराई में आसानी से बुआई कर सकते हैं। तो यह यंत्र काफी उपयोगी हो रहे हैं आज के समय में। क्यों? क्योंकि यह यंत्र एक साथ आप देख सकते हैं इस यंत्र में लगे हुए कुछ इस तरह के जो संरचनाएं हैं यह बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि हल जब एक बार चलेगा उसके मुकाबले यह यंत्र उसे काफ़ी सारे समय को बचा देगा और उससे समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी का होना बहुत जरूरी है। इससे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटाया जा सकता है, क्योंकि पौधे को स्वस्थ बने रहने के लिए भी सूर्य का प्रकाश एवं उचित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मनुष्य को उचित भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार पौधों को भी सूर्य का प्रकाश एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब पोषक तत्व पौधे लेते कहाँ से हैं? तो पौधे जमीन में उगाए गए हैं और वो पोषक तत्व भी उसी जमीन से लेते हैं। और इन पोषक तत्वों की मात्रा जमीन के अंदर बदलती रहती है। कई बार इसकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे पौधे उतने स्वस्थ नहीं रहते। तो मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बनाए रखने के लिए हमें खाद या उर्वरक डालने होते हैं। तो आइए खाद और उर्वरकों के बारे में जानकारी लेते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य है। कई बार किसान खेत में लगातार फसल बोते हैं, वह खेत को खाली नहीं छोड़ते। ऐसी स्थिति में उस खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों का क्या होगा? संभवतः आप इसका उत्तर जानते होंगे कि लगातार फसल उगाने के कारण उस खेत में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें खेत में खाद या उर्वरक डालने होते हैं और इस प्रक्रम को खाद देना कहते हैं। खाद की कमी से पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिसके कारण पौधे कमजोर हो सकते हैं। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो विभिन्न प्रकार के पौधों एवं जंतु अपशिष्टों द्वारा तैयार किया जाता है। उनको सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिया जाता है और इस प्रकार से खाद तैयार होती है। इसके बारे में आप 6ठी कक्षा में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने सीखा था कि गड्ढा खोदकर उसमें गली सड़ी सब्जियां आदि तत्वों को दबाया जाता था और कुछ समय पश्चात सूक्ष्म जीवों द्वारा उन पदार्थों का अपघटन कर दिया जाता था, जिसके कारण वहां पे खाद बनती थी। अब उस खाद को खेत में छिड़क दिया जाता है और जिसके कारण जमीन में आवश्यक खनिज पदार्थ या यूं कहें पोषकों की पूर्ति हो जाती है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको, ये एनपीके 3 विभिन्न प्रकार के पदार्थों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम
N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस और K मतलब पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को NPK कहा जाता है। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु यह ध्यान रहे कि उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी के लिए हानिकारक हो सकता है और इसके अलावा यह जल को भी प्रदूषित करता है। इस कारण जल में प्रदूषण होता है। इस वजह से हमें मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए उर्वरकों के स्थान पर खाद का उपयोग करना चाहिए। खाद हम अपने खेतों में या आसपास की जगहों पर बना सकते हैं। उससे फैलने वाले कूड़े से बचा जा सकता है एवं हम उसका उचित उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ उर्वरकों से हमें काफी नुकसान होते हैं, इसलिए हमें खाद का उपयोग करना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल के अवशोषण में भी वृद्धि होती है। वह ज्यादा जल को सोख पाती है, जिसके कारण मिट्टी में सभी प्रकार के पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का एक और तरीका है और वो है फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या है? फसल चक्रण में फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है। एक बार एक फसल, दूसरी बार दूसरे प्रकार की फसल हम वहां पे उगाते हैं। जैसे एक ऋतु में फलीदार फसलें उगाई जा सकती हैं और दूसरी ऋतु में गेहूं आदि अनाज की फसलें या इसी प्रकार की दूसरी फसलें उगाई जा सकती हैं। इससे भी पोषक तत्वों की पूर्ति मिट्टी के अंदर होती रहती है और फसलों को भी लाभ होता है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार पौधों की जड़ों में, ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे फसलों को लाभ मिलता है। आइए उर्वरकों एवं खाद के बीच अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम आपकी पाठ्यपुस्तक की सारणी का सहारा लेते हैं। यह सारणी आपकी पाठ्यपुस्तक के अंदर भी है। उर्वरक एवं खाद में अंतर। पहला अंतर, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, उसको मानव द्वारा बनाया जाता है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। जैसा यहाँ पे हमने देखा कि उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, परंतु खाद के अंदर उर्वरकों की तुलना में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, परंतु फिर भी खाद का उपयोग ही हम क्यों करते हैं या खाद के उपयोग के उर्वरक के मुकाबले क्या लाभ हो सकते हैं, हमें इसको उपयोग क्यों करना चाहिए। आइए इसके बारे में भी समझें। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, पहला, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब यहाँ से यह तय हो गया कि खाद उर्वरकों के मुकाबले हमारे लिए फायदेमंद है। लंबे समय में खेत को बनाए रखने में, खेत की मिट्टी को बनाए रखने के लिए खाद बहुत ही लाभदायक होती है और उसका हमारे वातावरण के ऊपर भी किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं है। अब पौधों की वृद्धि के लिए पोषकों की हमने बात की, परंतु उसके साथ साथ
एक और आवश्यक चीज है जो पौधों को चाहिए, वह है जल। किसी भी पौधों को पोषक तत्वों के साथ जल की भी उचित मात्रा मिलनी चाहिए, तभी वह स्वस्थ रूप से बढ़ पाएंगे। उसके लिए हम उनको पानी देते हैं, और पौधों को पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। आइए सिंचाई के बारे में समझते हैं। पौधों को जब हम पानी देते हैं तो वह पानी के साथ साथ जो मिट्टी के अंदर लवण हैं या खनिज पदार्थ हैं उनको भी अपने अंदर घोल लेता है, जिससे वह पौधे के अनेकों हिस्सों तक पहुंचते हैं, और इस प्रकार पौधे के हर हिस्से में पोषक तत्व पहुंच जाते हैं और उससे पौधे स्वस्थ बने रहते हैं। उनमें उचित वृद्धि होती है। इससे वह फसल को गर्म अथवा ठंडी हवाओं से बचाते हैं। किसी भी फसल को स्वस्थ रखने के लिए उसमें नमी का होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम पौधों को समय समय पर जल देते हैं। यही सिंचाई है। सिंचाई का समय अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह का होता है। यह फसल से फसल पे निर्भर करता है। इसके अलावा यह ऋतुओं के ऊपर भी निर्भर करता है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, और बारिश के दिनों में क्योंकि बारिश होती है उस वजह से उनको मानव द्वारा कृत्रिम सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा सर्दियों में कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि वह सूखता नहीं है। अब पौधों को लगातार पानी देने यानी सिंचाई के लिए हमें जल स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सिंचाई के विभिन्न स्रोत हो सकते हैं। देश में कई जगहों पे कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है, कई जगहों पे तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। इसके अलावा बांध एवं नहर बनाकर भी खेतों के लिए जल इकट्ठा किया जाता है ताकि समय अनुसार उनसे सिंचाई की जा सके। सिंचाई के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पे जल की उपलब्धता अलग अलग प्रकार से होती है, तो सिंचाई के तरीके भी अलग अलग हैं। आइए आपकी पाठ्य पुस्तक में बने चित्रों की सहायता से हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से सिंचाई अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक कुएं द्वारा आप देख सकते हैं, कुएं से पानी निकाल के इस तरीके से खेत में सिंचाई करते हैं। इस प्रकार से सिंचाई करना यह मोट सिंचाई कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पे चैन पंप द्वारा सिंचाई की जा रही है। इसमें यहाँ पे एक चैन की सहायता से इसके ऊपर बाल्टी लगी हुई है और इस तरीके से यहाँ से पानी उठा के इसके अंदर डाला जाता है। यहाँ पे पानी लगातार फिर खेतों के अंदर चलता रहता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह सिंचाई का तरीका ढेकली है और यह सिंचाई का तरीका है रहट। तो आपने इन सभी चित्रों में देखा कि सब में जो एक समान चीज है वह यह थी कि जल को नीचे से उठा के ऊपर लाया जाता है। उसके लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। यह जो भी विधि यहाँ पे आपने देखी वो सारी प्राचीन विधियां थी जिनको हमने पारंपरिक विधियां कहा। परंतु सिंचाई की आधुनिक विधियां भी हैं जो आजकल उपयोग की जाती हैं। उनके अंदर तरीका वही रहेगा, जमीन से पानी बाहर निकाला जाएगा, परंतु जमीन से पानी बाहर निकालने के लिए हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करेंगे। आइए फिर से विभिन्न चित्रों की सहायता से उनको समझने का प्रयास करते हैं। यह चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है यह छिड़काव तंत्र का चित्र है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। उधर पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यहां पे आप इनको देख सकते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है
तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लान, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह दूसरा चित्र ड्रिप तंत्र का है। इस विधि में जल बूंद बूंद कर सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे विभिन्न पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, बूंदों द्वारा जल इसमें डाला जाता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस जल विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। अब इन चित्रों में आपने देखा कि जल को ऊपर खींचने के लिए पंप की आवश्यकता होती है। वहां पे एक मोटर या पंप लगा हुआ होता है। इस पंप को चलाने के लिए हम या तो विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं, इसके लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, जिसको हम सौर ऊर्जा से भी प्राप्त कर सकते हैं, या इन पंपों को चलाने के लिए इंजन, डीजल इंजन की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर डीजल डाला जाता है। परंतु डीजल के जलने से धुआं उत्पन्न होता है, जो कि हमारे वातावरण के लिए हानिकारक है। तो आप यह बता सकते हैं यहाँ पर कि इनमें से सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? आप सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहेंगे या डीजल इंजन का उपयोग करना चाहेंगे अपने खेत में सिंचाई के लिए? और अपनी नोटबुक में यह भी लिखने का प्रयास करें कि जब आप इनमें से किसी विधि को चुनेंगे, चाहे वह डीजल इंजन हो या सौर चालित पंप, तो उसका चयन करते वक्त आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और किसको चयन करेंगे? अपनी नोटबुक में इसे लिखने का जरूर प्रयास कीजिए। और हाँ, अपने चारों तरफ जो सिंचाई की या बुआई की विभिन्न विधियां हैं, उनको पता लगाने का प्रयास कीजिए। आप देखिए कि आसपास के किसान किस प्रकार से अपने खेत में बीज बो रहे हैं, उसको अपनी नोटबुक में लिखिए। फसल उत्पादन के अगले चरणों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।